हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है दीपक सैन सर। इन्होंने आरपीएससी का जो थर्ड ग्रेड का टीचर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर राजस्थान में सिलेक्शन लिया है और बहुत ही शानदार रैंक हासिल भी की है। और मुझे तो आप जानती है, मेरा नाम है विवेक सोनी। मैं अनअकैडमी के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और चलिए मिलते हैं दीपक जी से और जानते हैं किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, कैसा इनका संघर्ष रहा, कैसे इनके संघर्ष के दिन रहे और कौन-कौन सी बुक्स को फ़ॉलो किया, कैसे इन्होंने नोट्स बनाए और कैसे अपनी तैयारी को अंजाम दिया और इतनी अच्छी रैंक हासिल की। दीपक सर, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं? घर में कौन-कौन है? पढ़ाई का माहौल कैसा है? सारी चीज़ें कुछ बताइए। नमस्ते पहले तो। नमस्ते सबसे जी। पहले सभी नमस्कार। जी, तो मेरा नाम दीपक कुमार सेन है। जी। मैं विजयनगर अजमेर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ, तो मेरी पारिवारिक स्थिति वैसे तो ठीक है क्योंकि मेरे जो पिताजी है वो टीचर है थर्ड हुँ। ग्रेड। जी, तो मुझे ज़्यादा क्या है कि संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ी नहीं हुँ, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ठीक थी। लेकिन मेरा क्या है कि पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ है। ओके। तो मुझे शुरू से ही वो टीचिंग लाइन में जाने की बहुत इच्छा थी जी, कि यार मैं भी आगे होके टीचर ही बनूँ। क्योंकि मेरा पूरा फैमिली के अंदर लगभग जो भी है गवर्नमेंट सर्वेंट वो सारे टीचर ही है। ओके, ओके। पापा टीचर है, अंकल टीचर है, आंटी टीचर है। इस हाँ, वजह से मुझे भी टीचिंग लाइन से ज़्यादा जुड़ाव था मेरा। हुँ, और मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन विजयनगर अजमेर से की है, वहीं से। नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा हूँ मैं, ना कि कोई प्राइवेट स्कूल एजुकेशन से कोई हाई लेवल की है मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल। बस यही है कि हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा माहौल ही वैसा ही है हमारा कि बस टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग। तो इस वजह से मेरे अंदर बस टीचर बनने की एक इच्छा थी। बिल्कुल सही बात है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ जुनून होता है, कुछ इच्छाएँ होती हैं कि अपने आस-पास के लोगों को देखकर वो देखता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे बिल कलेक्टर बनना है, तहसीलदार बनना है, पटवारी बनना है, एलडीसी बनना है, टीचर बनना है, जो भी सबकी अलग-अलग इच्छाएँ होती हैं। तो आपका माहौल ऐसा था कि टीचर की जॉब अच्छी थी, आपको अच्छा लगा। आपके घर में कोई है गवर्नमेंट जॉब के अंदर? आपके मदर-फादर क्या करते बिल हैं? फादर टीचर है मेरे, फेवरेट टीचर है वो भी। ओके, और मदर हाउसवाइफ भी है। ओके, मदर हाउसवाइफ। बाकी अंकल टीचर है, आंटी टीचर है, हुँ, एक भैया और टीचर लगे हैं, एक दीदी टीचर है। हुँ, इस तरह से पूरा फैमिली बैकग्राउंड में टीचर ही है, ओके, सब टीचर ही टीचर। ओके, ओके, ओके। नाइस, नाइस, नाइस। वेरी गुड सर। दीपक सर, कुछ पूछना चाहूँगा जैसे कि अभी आपकी एज ज़्यादा तो नहीं हुई होगी। आपने एग्ज़ाम्स भी कई सारे दिए होंगे। ये पहला तो मौका नहीं होगा कि पहले एग्ज़ाम दिया और आपने सिलेक्शन ले लिया। कई बिल्कुल बार सर, प्रॉब्लम ये आती है कि हम एग्ज़ाम देते रहते सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसे बिल में व्यक्ति को किस प्रकार से अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए? क्योंकि सरकारी एग्ज़ाम में यही होता है कि धैर्य ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब तक आपके पास अपना बिल्कुल धैर्य है, तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। जैसे ही धैर्य गया, कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा आपका। डिप्रेस हो जाते हैं आदमी, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कितने लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्याएँ हो रही हैं। तो कैसे धैर्य बना के रखा जाता है? उसमें कुछ बताइए आप? वैसे मेरा ये सेकंड एग्ज़ाम था। मैंने 2016 रीट में भी 2016 रीट का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने। ओके। तो उसमें क्या है कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, हुँ, हुँ, हुँ। यार ईज़ी वे में निकाल लूँगा इसको। जी। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। जी, 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 बिल्कुल। यार बिल्कुल ईज़ी पेपर था लेकिन तो भी तू निकाल नहीं पाया। हुँ, तो उन चीज़ों का ब्लेम क्या हम दूसरों पे डाल देते हैं। बिल्कुल सही यार बात। पेपर कठिन था, हमने यार ये नहीं किया, इस वज़ह से नहीं हुआ मेरा, ये नहीं हुआ इस वज़ह से। हुँ, 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 लेकिन उन हर चीज़ों का ब्लेम अपन पे लेंगे, अपने पे लेंगे तो क्या है हुँ, कि उसको हम उस चीज़ का सामना कर पाएँगे। बिल्कुल। अगर ब्लेम हम दूसरों पे डाल देते हैं ना, तो क्या है कि हम उन जो असफलताओं को है ना स्वीकार नहीं करते हैं। असफलताओं को कारण दूसरा बता देते हैं उसका। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। वज़ह से मैंने क्या है कि उसका ब्लेम अपने ऊपर लिया कि यार अपनी कुछ गलती रही होगी इसी में, तो इस वज़ह से अपना सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर बिल्कुल। मैंने रेगुलरिटी रखी पढ़ाई की जी। कि यार अब अगली जो भी वैकेंसी आवे उसके अंदर मेरे को सिलेक्शन लेना है। तो ये हुँ, सेकंड भर्ती थी मेरी, हुँ, 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 सेकंड वैकेंसी थी जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ 2018 में आई, 2 हुँ, साल बाद। तो मैंने इस पढ़ाई को रेगुलरिटी के साथ लिया हुँ, और पूरी मेहनत के साथ मैंने इसको
क्वालिफाई किया आराम से, तो मुझे बिल्कुल इजी लगा। बस इसमें रेगुलरिटी रहनी चाहिए कि हर चीज की असफलता का कारण भी अपने को देंगे तो उससे हमें क्या मोटिवेशन मिलेगी। बाकी हम बिल्कुल दूसरों पे सहमत हूँ। डाल देते हैं तो क्या है कि दूसरों पे डालने से हमें पूरी ब्लेम खुद पे लेना चाहिए। यही माना है कि जो भी करते हैं तो अपनी वजह से ही होता है, ना कि दूसरों के कारण कि पेपर कठिन था यार इसलिए नहीं हुआ, या यार ये सिलेबस से बाहर आ गया इस वजह से नहीं हुआ। उसमें अपनी ही कुछ ना कुछ कमी रहती है जिस वजह से हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उन कमी को अगर ब्लेम अपने पे लेंगे तो हम उन कमियों को दूर कर पाएंगे, आई एग्री विथ यू। जिससे हम बिल्कुल आगे और सहमत हूँ। अच्छा कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ दीपक जी। जैसे आप बता रहे हैं कि आपका 2018 में सिलेक्शन हुआ है। 2018 तक काफ़ी ऑनलाइन टीचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग का जो है क्रेज़ बढ़ चुका था और हो क्या रहा था बिल्कुल कि लोग ऑफ़लाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल। आप वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए क्या समझते हैं कि ऑफ़लाइन कोचिंग बेटर है कि ऑनलाइन कोचिंग बेटर है? और किस तरीके से कौन से माध्यम से हमें पढ़ना चाहिए? सर दोनों, वैसे दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। हुँ, एक ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत अभी बहुत हाई लेवल पे चल रहा है अभी जी। इस टाइम पे, हुँ, प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है वो। जी। लेकिन क्या है कि ऑनलाइन टीचिंग में अपन ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। घर पे बैठे बैठे अगर अपन एजुकेशन करते हैं तो अपना माइंड डाइवर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। हुँ, और एक पर्टिकुलर ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो उसमें पर्टिकुलर एक जगह पे बैठना पड़ता है अपने को, हुँ, हुँ। तो अपनी स्टैंडिंग पावर बहुत बढ़ जाती है उससे। बिल्कुल तो सही बात। मैं ज्यादा ऑफलाइन कोचिंग को ज्यादा मानता हूँ हुँ, मेरे अकॉर्डिंग। हुँ, मेरा जो है मेंटली वो उसके हुँ। अकॉर्डिंग। और बाकी जो मैं ज्यादा कोचिंग, तो चलो ठीक है, अपना एक मतलब स्टैंडिंग पावर बढ़ जाता है, एक टाइम लिमिट बढ़ जाती है पढ़ने की बिल्कुल, उससे। बिल्कुल। लेकिन सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप कोचिंग, केवल ओनली फॉर कोचिंग के भरोसे रह के आप एक सिलेक्शन नहीं करवा पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो सेल्फ स्टडी मस्ट है इसके अंदर। हुँ। तो आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन का भी एक अपना एक अलग महत्व है, ऑफ़लाइन का भी महत्व है, बिल्कुल लेकिन सर। हाँ, प्रेफ़रेंस ऑफ़लाइन को देनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में डेविएशन काफ़ी होता है, एक रूटीन नहीं बन पाता। ऑफ़लाइन में आपको पता बिल्कुल है कि आज मुझे सुबह उठना है, 8 बजे कोचिंग पे जाना है, वापस आना है, पढ़ाई करनी है, सोना है, नाश्ता करना है, जो भी कुछ चीज़ है। तो बिल्कुल। एक बिल्कुल सही टाइम है। रूटीन फिक्स होता है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। हाँ, वर्तमान के परिदृश्य के अंदर सर टेस्ट सीरीज का और नोट मेकिंग का जो नोट्स बनाते हैं उसका भी काफी महत्व बढ़ चुका है जैसे कि आप समझ रहे हैं। तो आपने किस प्रकार से पढ़ाई की थी? नोट्स बनाए थे या क्या किया था? सर मैंने नोट्स भी बनाए थे जी। और कुछ गाइडों का भी सहारा लिया था, और एक हमारे टीचर है, मुरली जी सर है, जी। तो उनका भी सपोर्ट रहा हमारे। जी। तो उनके सपोर्ट से, उनके मार्गदर्शन से हमने ये पूरा किया है। कि बाकी मैंने ज़्यादा ऑथेंटिक बुकों को ज़्यादा महत्व दिया है हम्म। कि गाइड पे क्या है कि कुछ मैटर नहीं आ पाता है, तो ऑथेंटिक बुक ज़्यादा पढ़ने से क्या है, एकदम एक्यूरेसी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्री हूँ मैं आपके साथ। तो आपके अकॉर्डिंग नोट्स प्लस आपके जो गुरुजी हैं, उनका बहुत-बहुत सपोर्ट रहा आपको और उनके सपोर्ट की बदौलत ही आप इतना अच्छा कर पाए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। दीपक जी जाते-जाते कुछ हमारे दर्शकों को, कुछ हमारे मित्रों को, आपके छोटे भाई-बहनों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशन, कुछ गाइड करना चाहेंगे अपने शब्दों में? बिल्कुल सर, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम चाहे कितने भी दे दो, लेकिन अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बिल्कुल सही। और अच्छाई, वो कहते हैं ना कि अच्छाई बलिदान माँगती है बिल्कुल, कुछ। तो उस अकॉर्डिंग तो क्या है कि वो हर किसी की किस्मत नहीं होती है कि 1 ही अटेम्प्ट में अपना क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो हमें उस चीज़ को टाइम देना चाहिए। हुँ, हुँ। तो होपलेस नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल अपनी मेहनत करते रहो, वो कहीं जी। न कहीं रंग लाएगी ज़रूर। बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। न कहीं काम पे आएगी ज़रूर वो। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं कि कोई वेस्ट होता है काम। बिल्कुल, जो बिल्कुल। भी अपन करते हैं कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। कहीं न कहीं जगह, किसी न किसी जगह वो अपने काम ज़रूर आएगी, अपने लाइफ में कहीं पे भी हो। कोई सी भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, तो बस होपलेस नहीं होना चाहिए। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि अभी एक 44 ईयर के मेरे फ्रेंड्स हैं, हुँ। तो मतलब उनका लड़का है, वो बीएड कर रहा है अभी उस जी, एज में। जी। लेकिन उन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी, वो रेगुलरिटी रखी उन्होंने स्टडी के अंदर। तो अब जाके वो जैसे ही मतलब 5-6 महीने रहे होंगे उनके ओवर एज होने में, हुँ। अब जाके वो उनको मतलब सक्सेस मिली है। तो यही, वो उससे मोटिवेट होना चाहिए। मुझे उससे उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है
कि यार इन्होंने इतनी एज में भी अपना पढ़ाई को नहीं छोड़ा, तो हमारी तो एज अभी बहुत कम है, बहुत चांस है हमारे पास बिल्कुल तो सही हमें बात। उस अकॉर्डिंग हमें बस होपलेस नहीं होना है, बस अपना मतलब कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, बिल्कुल, जो बस कृष्ण जी ने कर्म बात पर बोली ध्यान कि दो। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। फल जो देना है मैं देता रहूँगा और आप कम करते बिल्कुल जाइए बस। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बिल्कुल। बात से। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ में। अगली वीडियो में हम जानेंगे दीपक जी से कि किस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कैसे उनको तैयार किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दीपक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक़्त हमसे साझा किए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।